हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है, उसके लिए मैं आज पॉलिटी का क्लास लेकर आया हूं, जो कि ये तीसरी क्लास है, जिसमें कि हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे, उनके अधिकार के बारे में जानेंगे, योग्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो ये सभी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, सिर्फ सुनने से ही आपका सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो राज्यपाल के बारे में देखते हैं, गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, और पूरे के पूरे राज्य के प्रशासन को राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। पूरे के पूरे मतलब राज्य के जो प्रशासन है उसको राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह कार्य करता है। राज्यपाल जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए, इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1956 से यह व्यवस्था लागू की गई। एक व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। एक व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा राज्यों के क्या बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। अब चलिए इनकी योग्यता के बारे में बात करें। तो भारत के नागरिक हो। ठीक है। भारत के ये नागरिक हो, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सब में लागू होती है, जैसा कि आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि इनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। इनका उम्र क्या होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर ये ना हो। ठीक है। चलिए इनके बारे में आगे बात करें तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है। इसलिए इसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी बोलते हैं। ठीक है। राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। इनका जो शपथ दिलाया जाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें तो सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके मतलब उससे पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। देखिए, सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। उससे पहले भी 2 साल में, 3 साल में, ठीक है, इनको हटाया जा सकता है। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे अगर ये हटते हैं। और तो त्यागपत्र किनको देंगे, किनको देंगे, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। कौन? तो राज्यपाल। ठीक है। चलिए अभी इनके अधिकार कुछ हैं, उन अधिकार के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी बिल यानी कोई भी विधेयक जब राज्यपाल का साइन होगा तब वह कानून बनेगा। यानी कोई भी विधेयक या कोई भी बिल को जब तक राज्यपाल का साइन नहीं होगा तो वह कानून नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि राज्यपाल का साइन होना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी विधेयक या कानून बनने के लिए। ठीक है। चलिए, यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है क्या करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और ये मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं। ये मिनिस्टर को भी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जिनको नियुक्त करने के लिए बोलेंगे उनको, और मुख्यमंत्री जिनको भी नियुक्त करने के लिए बोलेंगे उनको ये राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ गया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता को नियुक्त राज्यपाल दिलाता है। देखिए, राज्य सरकार के महाधिवक्ता जो हैं उनको भी नियुक्ति कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। और स्टेट में जो पीसीएस के मेंबर्स को भी राज्यपाल ही नियुक्त दिलाता है। बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, एसडीएम, डीएम, ये सब चीज़ों का, तो उन जो पीसीएस का एग्जाम होता है उनके मेंबर्स को भी ये राज्यपाल ही क्या करते हैं, नियुक्ति दिलाता है। ठीक है, इतना समझ गया। चलिए अब राज्यपाल के आपातकालीन अधिकार को जानते हैं। यानी राज्यपाल को आपातकालीन कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 356 में कहा गया, आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। और राज्यपाल के आपातकालीन अधिकार कब होंगे तो इनके बारे में जान जाते हैं। जब राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो आपातकालीन अधिकार का जो राज्यपाल की मिला हुआ है वो लागू करते हैं।
और आगे देखें तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राज्यपाल के ही रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आफ्टर 1947 यानी 1947 के बाद की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं 1947 के बाद। तो स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के पहले राज्यपाल रामदास दौलत राम थे। ठीक है, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बढ़िया से देखेंगे सुनेंगे। स्वतंत्र भारत के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बिहार के पहले राज्यपाल रामदास दौलत राम थे। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? रामदास दौलत राम थे। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान के राज्यपाल जो कि 43वें रैंक के हैं, 43वें स्थान पे आते हैं, जिनका नाम श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है, समझ गए। अभी जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं बिहार के, ठीक है, वो जिनका नाम क्या है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, जो कि 43वें क्या है? राज्यपाल है बिहार के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री के बारे में यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 163 में एक मंत्रिपरिषद की गठन की बात की गई है। आर्टिकल 163 में क्या बात किया गया है? एक मंत्रिपरिषद की गठन की बात की गई है। ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 164 की बात करते हैं अब। तो आर्टिकल 164 जो गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। 164 में क्या बात कही गई है? जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री को क्या करता है? नियुक्त करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, ठीक है, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता, उसी को मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करेंगे। मतलब कहने का मतलब जो भी विधानसभा में बहुमत प्राप्त के जो नेता हो, बहुमत प्राप्त दल के नेता होंगे, उसी को मुख्यमंत्री क्या करेंगे? राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बिहार विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 243। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर बिहार विधानसभा में टोटल सीट 243 है, तो मेजोरिटी की बात करें, बहुमत की बात करें, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बहुमत प्राप्त है? तो देखिए 243 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 121.5 बचा। इसको आंकड़े के हिसाब से नॉर्मली मान लीजिए इसको 123 मान लीजिए। 121.5 हुआ, तो यानी इसमें से 123 सीट जिनको भी मिल जाएगा वो क्या होंगे? बहुमत प्राप्त हो जाएगा उसको। जिसको भी 123 सीट मिल जाएगा उसे बहुमत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गया। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री इस्तीफा जो किनको देते हैं? राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किनको देंगे इस्तीफा? तो राज्यपाल को। ठीक है, और शक्ति की बात करेंगे तो यह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। यह मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया होता है। समझ गए? चलिए अब हम बिहार में आते हैं, बिहार की बात करते हैं। हालांकि बिहार में ही थे हम लोग। चलिए बिहार में कुछ चीज़ों को के बारे में देख लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सुनिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता से पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद यूनुस थे। भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले बिहार के अंतिम मुख्यमंत्री की बात करें, स्वतंत्रता से पहले बिहार के अंतिम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आगे बात करें तो स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी की बात करें तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, जो कि 38वें नंबर पे आते हैं, जो कि 38वां नंबर है उनका। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, अगला बात करें तो लगातार सर्वाधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? सर्वाधिक लगातार समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले श्री कृष्ण थे।
क्या नाम था उनका? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। अगर बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, यानी प्रथम गैर कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम क्या था? श्री महामाया प्रसाद। क्या नाम था? श्री महामाया प्रसाद। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगर सर्वाधिक बार यानी सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले की बात किया जाए, यानी सबसे ज़्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो श्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार बनने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं, जो कि अभी तक 8 बार बन चुके हैं। अभी तक कितने बार बन चुके हैं? 8 बार। अब यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन होगा क्या? देखिए, लगातार सर्वाधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले, उनका नाम हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, लेकिन सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले श्री नीतीश कुमार हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गए, जो कि नीतीश कुमार अभी तक 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद के बारे में देखें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 163 में दी गई है। मंत्रिपरिषद की चर्चा कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 163 में दी गई है। और इसके हेड जो होते हैं सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और सारे मंत्री को अपॉइंट जो करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सारे मंत्री को अपॉइंट राज्यपाल करेगा, और वो भी सीएम की सलाह पर, यानी चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो 51वां संविधान सभा 2003 के अंतर्गत विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं रख सकते हैं। यानी 51वां संविधान सभा 2003 के अंतर्गत कहा गया कि विधानसभा के कुल जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, टोटल सदस्य हैं, उनके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं रख सकते। ठीक है, इन बातों को आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं कंस्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में देखते हैं। अब संविधान के बारे में बात करें तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे संविधान में संशोधन यानी आर्टिकल 368 के माध्यम से कर सकते हैं। संविधान में अगर संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संशोधन संविधान में होता है तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसे हम साउथ अफ्रीका से लिया गया था, इसे हम साउथ अफ्रीका से लिया है संविधान को। इसको हमने कहाँ से लिया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब बात करें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो टोटल इसमें 25 पार्ट हैं, यानी भाग कितने हैं? 25। ठीक है, और पहले जो भाग थे इसके कितने थे? 22 भाग थे। पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे, लेकिन अभी टोटल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं इसके। ठीक है, तो पार्ट का हिंदी हो गया भाग। तो इसमें अब देखिए एक चीज़, पार्ट 1 में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पार्ट 1 यानी भाग 1 में बात किया गया है संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। पार्ट 1 में किसके बारे में, यानी भाग 1 में किसके बारे में बात किया गया? संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में, जो कि आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 4 तक देखने को मिलेगा। पार्ट 2 की बात करें, भाग 2 की बात करें तो नागरिकता की बात की गई इसमें, जो कि आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक देखने को मिलेगा उसमें। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट 4 की बात करें तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलेगा उसमें। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4A लिखा हुआ है। ए का मतलब जहाँ भी देखिएगा ABC चाहे कुछ भी हो तो उसका मतलब ऐड किया गया, जो कि पहले नहीं था, उसको बाद में क्या किया, जोड़ा गया, उसके बारे में है। तो आर्टिकल यानी पार्ट 4A के मतलब भाग 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 51A में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य के बारे में। अब हम बात करें पार्ट 5 के बारे में, यानी भाग 5 के बारे में, तो द यूनियन के बारे में बात किया गया है, यानी संघ के बारे में बात किया है, जो कि आर्टिकल आपका 52 से 151 में मिलता है। पार्ट 6 की बात करें तो द स्टेट्स के बारे में बात किया गया, यानी राज्य के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल आपका 152 से 237 में 152 से 237 तक के अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें पार्ट 5 को, यानी भाग 5 को देखते हैं, जो कि संघ के बारे में है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने बताया कि 52 से 151 अनुच्छेद 52 से 151 में
इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो संघ की कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या बात की गई है, तो प्रेसिडेंट के बारे में यानी राष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में। आगे हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, हम लोग जानते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं यानी राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 52 में किया गया है। कितने में? आर्टिकल 52 में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में यानी अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आप समझते चलिए, सुनते चलिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये भारत का राज्य प्रमुख होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आगे क्या कहा गया कि ये भारत का राज्य प्रमुख होता है और ये भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, यह भारत का पहला नागरिक होता है। यह भारत का पहला नागरिक होता है। ये भारत की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता और के तौर पे इनको देखते हैं। ठीक है, किनको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता के तौर पर इनको देखते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम आर्टिकल 53 यानी आर्टिकल 3 पर, अनुच्छेद 53 की बात करें तो भारत की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति निहित होंगे। इसमें बात किया गया कि भारत की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। इसमें ये बात किया गया। ठीक है, आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में कहा गया कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए, अहर्ता के बारे में बात किया जाए तो क्या होंगी इसकी अहर्ता राष्ट्रपति के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब उम्र होना चाहिए, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और इसमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य की योग्यता होने की लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 55 की बात करें तो इसमें कहा गया कि चुनाव के तरीकों को बताया गया है। आर्टिकल 55 में चुनाव के तरीकों को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा समझिए। देखिए, नॉमिनेशन करते समय उम्मीदवारी के प्रस्तावक के तौर पे 50 MP होने चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहले मैंने क्या बताया कि लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो नॉमिनेशन करते समय उम्मीदवारी के प्रस्तावक के तौर पे 50 MP होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और अनुमोदक के तौर पे 50 MP होने चाहिए। ठीक है, आपके सपोर्ट में देखिए कहने प्रस्तावक के तौर पे 50 MP होने चाहिए और अनुमोदक के तौर पे 50 MP होने चाहिए। ठीक है, तभी आप नॉमिनेशन करने जाएंगे। क्यों? अब प्रस्तावक का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लें क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगा इन चीज़ों के बारे में। और अनुमोदक क्या होता है, तो इन चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, प्रस्तावक का मतलब होता है नॉमिनेशन फॉर्म पर 50 सांसदों का साइन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन आपको करना है, जाने हैं, तो उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म पर 50 सांसदों का साइन होना चाहिए और 50 लोगों ने प्रस्ताव दिया है उसे दूसरे 50 सांसद स्वीकार करे, यानी 50 MP स्वीकार करे या समर्थन करे। ठीक है, समझ गए इन चीज़ों को? कब नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? आगे बात करें तो इसके जमानत राशि के तौर पे RBI के पास 15,000 रुपया जमा करना होता है। अगर राष्ट्रपति के लिए आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो जमानत के तौर पे आपको RBI के पास 15,000 रुपया जमा करना होगा। अब एक चीज़ इसके बारे में ज़रा देख लीजिए। मान लीजिए कि टोटल वोट 600 पड़े हैं, मान लीजिए। ठीक है, अब उसमें से 600 का 1 वोट यानी 600 का 1/6 भाग आपको वोट नहीं पड़ा, यानी 100 वोट नहीं मिला है, तब जमानत राशि आपका जो भी जमा होगा 15,000 वो आपका जब्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/600 का
6 भाग क्या हो गया, 100 हो गया, यानी 100 वोट आपको मिलने चाहिए, नहीं तो उससे कम मिला तो 100 वोट नहीं मिला तो आपका जमानत राशि क्या होगा, जब्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसके चुनाव के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल एकल यानी एकल एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, समानुपातिक पद्धति से चुनाव होगा, समानुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। और इसका चुनाव में कौन कौन वोटर्स होते हैं, मतलब इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटर्स होते हैं आपके दिमाग में चलेगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। अब इसमें कौन कौन वोटर्स होते हैं, तो लोकसभा के एमपी जो होते हैं, सांसद, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, ये सभी चीज़ें सभी आएंगे, इनके वोटर ये हो जाएंगे। अब इनके बारे में समझिए, तीनों के बारे में। लेकिन क्या कहा गया कि लेकिन ये सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। अब देखिए एमएलए के बारे में क्या कहा गया है, तो एमएलए के बारे में कहा गया, विधानसभा के एमएलए के बारे में 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को ले लेते हैं। तो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर क्या कहा गया कि किसी भी स्टेट यानी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू को निकालने के लिए, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी स्टेट राज्य के विधायक के वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। किसी भी राज्य के विधायक के वोट वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसको समझिए। अगर मान लीजिए बिहार में एक एमएलए यानी विधायक का वोट वैल्यू क्या होगा, निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा कि टोटल राज्य की जनसंख्या, मतलब राज्य है, जो राज्य है बिहार राज्य है, उसकी टोटल जनसंख्या बटा टोटल एमएलए, उस राज्य में टोटल एमएलए कितना है वो, और गुने 1/1000 करेंगे तो हमारा एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि नीचे कुछ लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं, उन चीज़ों को ज़रा समझिए। तब अपने पास वोट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों के माध्यम से। और इसी प्रकार सभी राज्यों और 2 क्या है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी का भी निकालेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का भी निकालेंगे। अब जो टोटल वैल्यू वोट का, अब जो टोटल वोट होगा उसका 1/6 वोट नहीं मिला, तब जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं अभी। ठीक है, जब्त हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा वोट मिला तो जमानत राशि आपको मिल जाएगी। और जितने वोट हुए उस वोट में 50% प्लस 1 वोट जिसको मिले, 50% से वोट जिसको भी अधिक मिल गया वह विजेता हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ें, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन आएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा क्यों नहीं लगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव टाइप का मटेरियल वैसा दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली तौर पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ को हम बता रहे हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनेंगे। ठीक है, और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।